नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको प्लस 2 की फिजिक्स करवा रहा हूँ और अपने 7वां चैप्टर पढ़ रहे थे। इसके अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा था कल लास्ट क्लास के अंदर, वो चल रहा था बायोसावर्ट का नियम। ठीक है, अपने पढ़ रहे थे बायोसावर्ट के नियम के बारे में। और बायोसावर्ट के नियम के अंदर मैंने आपको बताया था कि dB जो है वो किसके समानुपाती होता है, वो होता है आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर के। और ये समानुपाती हटा करके अपने लगा दिया था म्यू 0 अपॉन 4 पाई और आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में अपने इसका सदिश रूप भी देख लिया था। dB इक्वल लिखा था म्यू 0 अपॉन 4 पाई और आइडियल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यू, ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर दिया था। और dB वेक्टर लिख दिया था म्यू 0 अपॉन 4 पाई और आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर की पावर 3। ठीक है, ये अपने इसका सदिश रूप लिख दिया था। और इसके अलावा भी हम लोगों ने लिख दिया था कि dB वेक्टर इक्वल म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर के बटा आर स्क्वायर। यहाँ तक हम लोग कल जो अपनी क्लास थी उसके अंदर पढ़ चुके थे कि इसका सदिश रूप जो है वो किस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। एक में तो अपने डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर कर देते हैं और एक में डीएल वेक्टर क्रॉस आर के अपने कर देते हैं। और इसकी दिशा भी मैंने आपको बता दी थी। स्पेशल केस अपने इसके अंदर पढ़ने बाकी रह गए थे, तो 3-4 इसके स्पेशल केस बनते हैं। देखिए अपने क्या क्या स्पेशल केस बना सकते हैं। जैसे अभी कोई समीकरण नहीं लिखी हुई सामने, तो मैं सिर्फ इन्हें 1 और 2 लगा रहा हूँ। ठीक है, वैसे समीकरण नंबर देख लेना, जितनी ये लगे उतनी लगाओगे आप लोग। पर अभी सामने इन 2 समीकरण की बात करें, इसलिए मैंने एक को 1 लगा दिया और दूसरी को 2 लगा दिया। देखिए समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और समीकरण 2, ये किस प्रकार से आपको समीकरण प्राप्त हुई। इनके अंदर स्पेशल केस जो बनते हैं अपने, उनके बारे में देखते हैं। एक तो स्पेशल केस आता है फर्स्ट, यदि थीटा का मान कितना डिग्री हो, 0 डिग्री है। यदि थीटा 0 तो साइन 0 0, साइन 0 कितना 0 बनता है। यदि साइन 0 0 बनता है तो यहाँ से जो dB है उसका मान भी आपके पास में कितना प्राप्त हो जाएगा, 0 प्राप्त हो जाएगी। यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप जा रहे हो तार की लंबाई के अनुदिश, जो चालक तार है उसकी लंबाई के अनुदिश यदि अपने पॉइंट ले रहे हैं, तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है उसका मान कितना प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। यानी तार की लंबाई के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र आप लोग ज्ञात करोगे तो हमेशा मान कितना प्राप्त होगा, 0, अल्पांश की लंबाई के अनुदिश। दूसरा आपके पास में स्पेशल केस बनता है कि यदि थीटा इक्वल कितना हो, 90 डिग्री हो। यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो तो साइन 90 जो है वो कितना बनेगा, 1 बनेगा। और साइन 90 का मान 1 बनने का मतलब हो गया कि यहाँ से आपके पास में जो भी मान आ रहा है, जैसे यहाँ से देख लें तो साइन 90 1, तो आपके पास में जो मान बचा dB का, वो मान क्या आता है, अधिकतम आता है। वो मान क्या आएगा, अधिकतम आएगा। अधिकतम मान आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से ये मान जो बचता है कैसा प्राप्त होगा, आपको अधिकतम प्राप्त होगा। तीसरा, यदि आपको बोला जाए संपूर्ण तार के कारण, यदि आपको क्या बोला जाए, संपूर्ण तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए बोला जाए, तो आपको समीकरण 1 और 2 के क्या करने पड़ेंगे, समाकलन करने पड़ेंगे। ये जो दोनों समीकरण हैं इनके क्या करने पड़ेंगे, आपको समाकलन करने पड़ेंगे, जिससे आपके पास में जो मान आएगा वो क्या आ जाएगा, कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान आ जाएगा। कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B वेक्टर जो है आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ये आपके पास में कुछ एक इसके स्पेशल केस थे जिसके अंदर आप लोग ये मान जो है वो प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, अब जो कांस्टेंट है उसे बाहर आप लोग निकाल ही लोगे। जैसे यहाँ कौन कांस्टेंट है, म्यू 0 अपॉन 4 पाई, यहाँ कौन कांस्टेंट है, म्यू 0 अपॉन 4 पाई, तो वो अपने टर्म से बाहर आ जाएगा। एक अपनी तुलना कर लेते हैं थोड़ी सी कूलॉम के नियम और बायोसावर्ट के नियम की, और आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोगों ने पढ़ा है एक तो कूलॉम का नियम, और एक अपने क्या पढ़े हैं, एक तो अपने पढ़ा है कूलॉम का नियम और एक हम लोगों ने पढ़ा है बायोसावर्ट का नियम। इन दोनों की यदि अपने क्या करें, तुलना करके देखें, तो दोनों के अंदर काफ़ी सारी समानताएं। जैसे दोनों के अंदर क्या लागू होता है, दोनों के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है। दोनों की परास देखें तो दोनों दीर्घ परासी होते हैं। किसी परीक्षण बिंदु से
किसी अल्पांश से लेकर के परीक्षण बिंदु जो होता है उस तक ये अपने नियम जो है वो लागू हो जाता है। तीसरा, एक के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं और दूसरे के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ये बल के बारे में बताता है तो बल से अपनी तीव्रता ज्ञात कर लेंगे, और ये सीधा किसके बारे में बताता है, अपने को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताता है। ठीक है, और इसके अलावा दोनों जो नियम है वो किसका पालन करते हैं, दोनों व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं। जो व्युत्क्रम वर्ग का नियम है उसका दोनों क्या करते हैं, पालन करते हैं। व्युत्क्रम वर्ग का नियम 1/r स्क्वायर की बात कर रहा है, दोनों के अंदर क्या आता है 1/r स्क्वायर आता है। कुछ एक अंदर इनके अंदर भिन्नताएं भी है, जैसे कुलाम का नियम जो है वो कोण थीटा पर निर्भर नहीं करता, परंतु बायो-सावर्ट का नियम जो है वो क्या करता है, कोण थीटा जो होता है उस पर निर्भर करता है। एक और असमानता है, जैसे कुलाम का जो नियम है वो अदिश क्षेत्र जो होता है या आपके पास में जो अदिश राशि है जैसे आवेश, उस आवेश पर लागू होता है, परंतु जो सदिश बायो-सावर्ट का नियम है ये सदिश जो आपके पास में घटक आ रहा है, जैसे आई डी एल की बात करें तो ये जो आपके पास में डी एल वेक्टर होता है, सदिश राशि होती है, अल्पांश जो होता है वो डी एल वेक्टर के रूप में लिखते हैं, सदिश घटक की वजह से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की बात अपने करते हैं। तो ये किसके लिए लागू होता है, सदिश क्षेत्र के लिए लागू होता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक और भिन्नताएं भी दोनों के अंदर अपने प्राप्त होती है, जैसे एक तो हमारे पास में होता है विद्युत क्षेत्र और एक होता है चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र की जब बात की जाती है तो विद्युत क्षेत्र के लिए जब आप लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करते हो तो उसकी दिशा लेते हो, तब आप लोग क्या करते हो, जो आपके पास में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने वाला बिंदु है उससे जिस पर आप तीव्रता ज्ञात कर रहे हो उसकी ओर आप लोग क्या करते हो, दिशा लेते हो। परंतु यहाँ जब चुंबकीय क्षेत्र की बात की जाती है तो जैसे यहाँ पर क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है आई, और डीएल यदि ये अल्पांश है तो जब दिशा ली जाती है तो इसकी क्या ली जाती है, लंबवत ली जाती है। तो एक में दिशा लंबवत लेते हैं और एक में क्या लेते हैं, अपनी समान दिशा के अंदर लेते हैं, सीधी लाइन जो है उसे मिला देते हैं। ये एक छोटा सा टॉपिक है जिसके बारे में बस आपको जनरली पता होना चाहिए। आपकी बुक के अंदर ये टॉपिक नहीं दिया हुआ है, ठीक है, आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, सिलेबस का पार्ट नहीं है आपका ये, और फिर भी आपको कुछ एक समानताएं जो है और कुछ एक भिन्नताएं जो है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जनरली टॉपिक बन जाता है जब आप लोग दोनों पढ़ चुके हो, बायो-सावर्ट का नियम और कुलाम का नियम, तो दोनों की समानता और दोनों में अंतर क्या है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपने बात करते हैं बायो-सावर्ट का जो नियम है इसके अनुप्रयोग, और इसके अंदर सबसे पहले अपने आता है लंबे तथा सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। फर्स्ट अनुप्रयोग आता है इसका लंबे तथा सीधे धारावाही चालक तार के कारण, सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, लंबे तथा सीधे धारावाही चालक तार के कारण अपने को क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। देखिए, जब अपने एक तो बात करेंगे बायो-सावर्ट के नियम के अनुप्रयोग की और एक बात करेंगे एम्पियर जो है उस एम्पियर के नियम के अनुप्रयोगों की। तो बायो-सावर्ट का नियम और एम्पियर का नियम दोनों से ही अपने चुंबकीय क्षेत्र जो है उसका मान ज्ञात करेंगे, और दोनों के लिए एक तो अपने अनुप्रयोग पढ़ेंगे सीधे लंबे धारावाही चालक तार के कारण और एक पढ़ेंगे वर्ताकार कुंडली के कारण। ये फर्स्ट अपने इसके अंदर पढ़ रहे हैं लंबे तथा सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये सीधा धारावाही चालक तार जो है आपके पास में अलग अलग कंडीशन इसमें बन सकती है। जैसे सबसे पहले अपने इसमें कंडीशन लगते हैं परिमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, फर्स्ट केस जो अपने इसके अंदर लेते हैं वो अपना आता है परिमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो सबसे पहले अपने परिमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार को लेते हैं और परिमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण क्या कर लेते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान जो है वो ज्ञात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अपने मानेंगे कि हमारे पास में एक परिमित लंबाई का चालक तार है। जैसे ये आपके पास में क्या है, एक परिमित लंबाई का चालक तार है जिसकी लंबाई कितनी है
कैपिटल एल, या आप लोग मान सकते हो एक्स वाई जो है वो आपके पास में क्या है, एक सीधा धारावाही चालक तार है। ठीक है, ये जो चालक तार है इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आई मान की धारा प्रवाहित हो रही है, और इसके केंद्र से स्मॉल डी दूरी पर एक पॉइंट पी है, जिस पर आपको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। किसकी सहायता से, बायो-सावर्ट के नियम की सहायता से। तो आपके पास में एक्स वाई एक तार है जिसमें से आई मान की धारा प्रवाहित हो रही है, और इसके केंद्र से स्मॉल डी दूरी पर एक पॉइंट पी है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान जो है आप लोगों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले आप लोग इसमें एक अल्पांश लोगे। आपने क्या किया, एक डीएल लंबाई का एक अल्पांश लिया, जो इसके केंद्र ओ से कितनी दूरी पर है, स्मॉल एल दूरी पर स्थित है। ठीक है, ये इससे कितनी दूरी पर स्थित है, स्मॉल एल दूरी पर स्थित है, और कितनी लंबाई का है, डीएल लंबाई का है। अपने इसे मिला देते हैं, इसे मैंने मिला दिया, ये बन गया पॉइंट पी। ठीक है, और कितनी दूरी पर है, ये स्मॉल आर दूरी पर है, और कितना कोण बनाते हुए, थीटा कोण बनाते हुए, यानी तार के जो अल्पांश डीएल है उससे आर थीटा पोजीशन पर आपका पॉइंट पी स्थित है, जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान आप लोगों को ज्ञात करना है। तो यदि मान ज्ञात करना है, आर थीटा पोजीशन है, धारावाही चालक तार है, तो यहाँ पर किसका नियम लगता है, बायो-सावर्ट का नियम लगता है। आप लोग लिखोगे बायो-सावर्ट के नियम से। बायो-सावर्ट के नियम से क्या आएगा, dB इक्वल μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और समीकरण नंबर लगा देता हूँ इसे, एक μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। एक बात और बता देता हूँ, जब भी बायो-सावर्ट का नियम लिखा जाए तो इस बात को जरूर ध्यान रखना, μ0/4 पाई इसका कांस्टेंट है, वो लगाना मत भूलना। जब भी मैं बच्चों की कॉपियाँ देखता हूँ तो उसके अंदर हर साल बच्चे ये गलती कर जाते हैं कि इसका नियतांक छोड़ देते हैं μ0/4 पाई। तो ये नियतांक जरूर ध्यान रखना है इसका, कि जब भी आप लोग बायो-सावर्ट के नियम को याद रखो तो कंप्लीट याद रखना, μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, μ0/4 पाई जो है वो क्या है, यहाँ पर एक नियतांक है जिसका मान कितना होता है, 10⁻⁻7 होता है। μ0 जो है वो क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है। ठीक है, जैसे ε0 निर्वात की विद्युतशीलता होती है, उसी प्रकार से μ0 जो है वो क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है। जैसे वहाँ पर एप्सिलॉन आया था, एप्सिलॉन आ रहा था, बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ भी आपके पास में म्यू आएगा, वो आएगा आपके 8वें चैप्टर में जाकर के। आगे बढ़ते हैं अपने, और मान लेते हैं कि इन दोनों के मध्य जो कोण है वो कितना है, फाई है। ठीक है, जो यहाँ कोण बन रहा है वो कितना है, फाई कोण है, और ये जो कोण है वो कितनी डिग्री का है, 90 डिग्री का कोण है। तो ये कोण 90 डिग्री का बन रहा है, और यहाँ जो कोण बन रहा है वो फाई बन रहा है, और ये जो कोण है वो कितना है, थीटा कोण है। तो अब आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर जो बहिष्कोण होता है आपके पास में, जो बहिष्कोण होता है, जैसे यहाँ पर यदि बहिष्कोण की बात करें तो ये क्या बनता है, इस त्रिभुज का बहिष्कोण बनता है। इस बहिष्कोण का मान इन दोनों अंतःकोणों के योग के बराबर होगा, यानी आपके पास में जो थीटा प्लस फाई है, ये किसके बराबर आ जाएगा, 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं भी करते हो तब ये आप लोग देख सकते हो, ये भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ये अपने आप आपको पता चल जाएगा कि थीटा प्लस फाई जो बचेगा वो कितने डिग्री का बचेगा, 90 डिग्री का बचेगा। क्यों, क्योंकि टोटल कोण आपके पास में 180 डिग्री होता है, उसमें से 90 डिग्री तो सीधा आ गया, पीछे कितना बचता है, 90 डिग्री बचता है। तो आपके पास में थीटा कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा 90 माइनस का फाई। ठीक है, थीटा कितना बचा आपके पास में, 90 माइनस का फाई बचा। तो आपने थीटा कितना लिख दिया, 90 माइनस फाई लिख दिया। अब आप लोग क्या करोगे, अब आप लोग मान लिखोगे साइन थीटा का। आपने लिखा साइन थीटा, थीटा की जगह आपने रख दिया 90 माइनस फाई। तो आपका साइन थीटा जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा कोस फाई के बराबर। ठीक है, साइन थीटा जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, कोस फाई के बराबर आ जाएगा। ऐसा आप लोग लिख सकते हो, साइन थीटा इक्वल कोस फाई। ठीक है, तो यहाँ पर साइन थीटा का मान आपने ज्ञात कर लिया, कोस फाई के बराबर है। अब देखो आप लोग यहाँ से कोस फाई का मान भी ज्ञात करोगे, ये थोड़ा याद रखना है यहाँ पर कि कौन कौन से मान जो आप लोगों को यहाँ पर ज्ञात करने। किसका मान ज्ञात करोगे आप लोग, कोस फाई का मान जो है वो ज्ञात करोगे। कोस फाई किसके बराबर आएगा, कोस फाई किसके बराबर होता है, आधार बटी कर्ण के बराबर होता है। यहाँ आधार आपका जो है इस त्रिभुज के अंदर कौन है, डी है। ठीक है, आधार कौन है आपका यहाँ पर इस त्रिभुज में, डी है। तो ये किसके बराबर आया, डी, और कर्ण कौन है, आर है।
कर्ण कौन है यहाँ आर है, तो ये है डी अपॉन आर, कोस फाई बराबर डी अपॉन आर। तो आपने क्या लिख दिया, इस आर को इस साइड ले जाओ, ये बना डी अपॉन कोस फाई, क्या बना डी अपॉन कोस फाई बना। और इसे आप लोग क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो आर इक्वल डी सेक फाई, क्या लिख सकते हो आर इक्वल डी सेक फाई लिख सकते हो। सेक फाई क्यों लिख सकते हो अभी, क्योंकि कोस फाई जो है वो किसके बराबर होता है, 1/, सेक फाई के बराबर होता है, या सेक फाई जो है 1/, कोस फाई के बराबर होता है। तो सेक फाई की किसकी जगह है, 1/, कोस फाई की जगह है, या कोस फाई की जगह 1/, सेक फाई लिख दिया, ये बन गया आर इक्वल डी सेक फाई। एक मान आप लोग यहाँ से और ज्ञात कर सकते हो, वो मान आता है आपका tan फाई का, ठीक है। एक मान यहाँ से आप लोग और ज्ञात कर सकते हो, किसका, tan फाई का। tan फाई अगर आप लोग देखो तो tan फाई बराबर आएगा आपके लंब और आधार के अनुपात के, यानी L और D जो है उसके अनुपात के ये आएगा बराबर, यानी ये आएगा L इक्वल डी tan फाई। L इक्वल क्या आएगा, डी tan फाई आएगा। जब इसका अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर आपके पास में आएगा dl इक्वल डी tan फाई का सेक स्क्वायर फाई और साथ में डी फाई, ये बन गया dl इक्वल डी सेक स्क्वायर फाई। ये आपके पास में इक्वेशन आ जाती है 4, ये इक्वेशन कितना नंबर आ जाती है, 4 नंबर। तो इस तरीके से आप लोग मान ज्ञात कर सकते हो। देखिए यदि आप लोग कहीं पर कुछ ऐसा मान ज्ञात कर लेते हो, जैसे यहाँ कोस फाई की बजाय अगर साइन फाई का कर लेते हो या किसी और का कर लेते हो, अपने आप आपको पता चल जाएगा, वो मान जब आप लोग याद रखोगे तब आपको वो मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये अपने आप आपको पता चल जाएगा, उससे बेटर है कि आप लोग इसे याद रखो। हालांकि इसको ज्ञात करने के और भी बहुत सारे तरीके आपके पास में, आप लोग इसे कोट कोसेक उस रूप में भी आप लोग इसे ज्ञात कर सकते हो, वो आप लोगों की मर्जी है। ये तरीका मेरे को आसान लगा तो मैंने इस तरीके से इसे सोल्व करवा दिया, ठीक है। अलग अलग बुक के अंदर आपको इसके बहुत सारे तरीके जो है वो सोल्व करने के मिल जाएंगे। अब आप लोग क्या करोगे, समीकरण 2, 3 व 4 को, समीकरण 2, 3 व 4 को समीकरण 1 में रख देंगे, वो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर आपके पास में देखिए क्या आएगा, आपके पास में आएगा dB इक्वल μ0 अपॉन 4 पाई और I। इसके अलावा तो अपने मान सारे ज्ञात किए, तो dl का मान ज्ञात किया है, साइन थीटा का किया है। तो पहले मैं साइन थीटा का लिख देता हूँ समीकरण 2 से। साइन थीटा की जगह क्या लिख दिया मैंने, कोस फाई लिख दिया, ठीक है, कोस फाई लिख दिया। dl का मान ये देखो यहाँ पर आपने लिख रखा है d सेक स्क्वायर फाई और डी फाई। अपॉन में आर का मान आपको देखना है, आर की स्क्वायर करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, ये बनेगा डी स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, डी स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई। तो सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई कैंसिल, डी से डी कैंसिल, एक डी आपके पास में बच जाएगा। तो डी बी इक्वल देखिए क्या बनेगा, डी बी इक्वल बचेगा डी बी इक्वल μ0 अपॉन 4 पाई, और यहाँ बचा आपके पास में कोस, अपॉन में बचा डी, तो μ0 आई अपॉन 4 पाई डी और कोस फाई और डी फाई, ये मान जो आपके पास में प्राप्त हो जाता है किसका, डी बी का। अब आपको तो किसका मान ज्ञात करना है, आपको मान ज्ञात करना है यहाँ पर बी का। बी का मान ज्ञात करने के लिए इस समीकरण का क्या करना पड़ेगा, आपको समाकलन करना पड़ेगा। और समाकलन कहाँ से कहाँ तक करोगे आप लोग, ये आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए ये फाई और डी फाई है, फाई और डी फाई है, कोस फाई और डी फाई। तो यहाँ आपको टोटल कोण लेना पड़ेगा, और टोटल कोण के लिए आप लोग क्या करोगे, इसे यहाँ से मिला दोगे और इसे ऊपर की ओर से भी क्या कर दोगे, मिला दोगे, और मान लोगे ये कोण जो है वो कितना है, फाई 2 है, और ये जो कोण है वो कितना है, फाई 1 है, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, इन्हें ऊपर से नीचे तक मिला दिया, फाई 1 से लेकर के फाई 2 तक। यहाँ पर डी लिखा हुआ है, ये डी दूरी है, तो फाई 1 से लेकर के फाई 2 तक आपने क्या कर दिया, इसका समाकलन कर दिया है। तो आप लोग लिखोगे समाकलन डी बी, तो बी आ जाएगा ये, तो बी इक्वल μ0 आई अपॉन 4 पाई डी, समाकलन से बाहर आएगा भी, और फाई 1 से माइनस फाई 1 से फाई 2 और कोस फाई डी फाई, ठीक है, कोस फाई और डी फाई, माइनस फाई 1 से माइनस फाई 2 तक आपने क्या किया, इसका समाकलन किया। मैं डायग्राम को हटाऊँ उससे पहले मैं आपको दिशा भी बता देता हूँ कि ये दिशा जो है वो आप लोग कैसे ज्ञात करोगे। तो दिशा के लिए आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर दक्षिणा
वर्ती पेच का नियम या दाहिने हाथ का नियम लगाओ, यहाँ पर अंगूठा जो है उसे रखो धारा की दिशा में, तो अंगुलियाँ जिस ओर जा रही है उस ओर क्या आएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आएगी क्रॉस के अकॉर्डिंग, यानी अंदर की ओर आपको क्या प्राप्त होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वो प्राप्त हो जाएगी, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस ओर आएगी, अंदर की ओर आएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए आगे अपने b का समाकलन कर रहे हैं, तो b इक्वल कितना आया, ये आया म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई डी, म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई डी, माइनस फाई 1 से प्लस फाई 2 तक अपने क्या कर रहे हैं, इसका समाकलन कर रहे हैं, और साथ में क्या लिखा हुआ है, कोस फाई और डी फाई लिखा हुआ है। कोस फाई का समाकलन किया जाएगा तो क्या आएगा, साइन का फाई आएगा, साइन फाई आएगा, कहाँ से कहाँ तक, माइनस के फाई 1 से लेकर के प्लस के फाई 2 तक। तो b इक्वल कितना आया, b इक्वल आया म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई डी, म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई डी। आपने ऊपर वाली लिमिट सबसे पहले रखी, ये आया साइन फाई 2 माइनस साइन फाई 1, ठीक है, ये आएगा। b इक्वल कितना आया, b इक्वल आया म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई डी, म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई डी, और यहाँ आपने क्या लिख दिया, साइन फाई 2, साइन फाई 2, ये साइन माइनस थीटा किसका होता है, माइनस का, तो ये प्लस बन जाएगा और साइन फाई 1 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा b इक्वल म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई डी और साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ठीक है, साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। किसका मान प्राप्त हो गया आपको यहाँ पर, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान प्राप्त हो गया, किसकी सहायता से, बायो सावर्ट के नियम की सहायता से। b इक्वल म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई डी साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, ये हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान है। एक तो आप लोग इस सूत्र को हमेशा याद रखोगे, क्योंकि इस सूत्र की सहायता से कुछ एक न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, कुछ एक स्पेशल केस भी अपने क्या करेंगे, इसी सूत्र की सहायता से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास में म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई डी साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 एक सीधे लंबे धारावाहिक चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान आ गया। आगे बढ़ते हैं अपने और बात करते हैं अनंत लंबाई के सीधे धारावाहिक चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा देखिए, दूसरा आता है अनंत लंबाई के सीधे धारावाहिक चालक तार के कारण अनंत लंबाई के सीधे धारावाहिक चालक तार के कारण अनंत लंबाई के सीधे धारावाहिक चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो अनंत लंबाई के तार के कारण यदि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान आपको ज्ञात करना हो, देखिए किस प्रकार से आप लोग इसे ज्ञात कर सकते हो। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एक अनंत लंबाई का तार लेना पड़ेगा, जिसकी तीव्रता जो आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। देखो, तो यदि आपके पास में ये तार कितनी लंबाई का है, अनंत लंबाई का है, तो जो पीछे अपने टॉपिक किया था उसके जो सिरे आए थे एक्स सिरा और वाई सिरा, अनंत लंबाई के तार पर वो सिरे कहाँ प्राप्त होंगे, आपको अनंत पर जाकर के प्राप्त होंगे। यदि तार जो है वो कितनी लंबाई का है, अनंत लंबाई का है, तो इसके जो एक्स और वाई सिरे हैं वो कहाँ पर जाकर के आपको मिलेंगे, वो सिरे आपको अनंत लंबाई पर जाकर के मिलेंगे, ठीक है। जो आपके पास में एक्स और वाई सिरे हैं वो कहाँ जाकर के मिलेंगे, आपको अनंत लंबाई पर जाकर के मिलेंगे। और ये इसका बीच का पॉइंट है P, और ये पॉइंट कितना है, ये बीच का पॉइंट O है, और ये पॉइंट कितना है P है, और ये कितनी दूरी पर स्थित है, स्मॉल d पर दूरी पर स्थित है। और तार में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I धारा जो है प्रवाहित हो रही है। यानी आपके पास में एक अनंत लंबाई का तार है जिसके x और y सिरे जो है वो कहाँ आते हैं, अनंत पर जाकर के, S में दूरी अनंत पर प्राप्त होते हैं।
तार के मध्य बिंदु O से स्मॉल d दूरी पर पॉइंट P है, जिस पर आपको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान जो है वो ज्ञात करना है। देखिए इसके लिए आप लोग क्या करोगे, तो यदि यहाँ आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है तो सबसे पहला काम आपका होगा P को इसके सिरों से मिला देना। और ये सिरे कहाँ जा कर के मिलेंगे, इसके ये सिरे अनंत पर जा कर के मिलेंगे। तो ये जो यहाँ कोण आएंगे, ये कोण कितने कितने डिग्री के आपको प्राप्त होंगे, 90 डिग्री के प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, जो φ1 है वो भी 90 डिग्री का, जो φ2 है वो भी कितना, 90 डिग्री का। तो φ1 और φ2 जो है वो दोनों के मान आपको कितने प्राप्त हो जाएंगे, 90 डिग्री प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, यानी आपका जो मान आया है φ1 और φ2, φ1 और φ2 वो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, यानी π/2 ये मान जो आपको प्राप्त हो जाएगा। परिमित लंबाई के लिए आपने क्या लिखा था, आपने लिखा था b = μ0 I/4πd। आपने क्या लिखा था, μ0 I/4πd। और ब्रैकेट के अंदर क्या आया था, ब्रैकेट के अंदर आया था sin φ1 प्लस का sin φ2, sin φ1 प्लस का sin φ2। मान रख दो आप लोग 90 डिग्री, तो b इक्वल बनेगा μ0 I/4πd और sin 90 डिग्री प्लस sin 90 डिग्री। ठीक है, इससे b इक्वल बनेगा μ0 I/4πd एक और एक। ठीक है, ये कितने हो जाएंगी, 2। तो b इक्वल कितना बना, μ0 I/4πd और एक और एक हो जाते हैं 2, इससे कैंसिल होकर के ये बचेगा 2। तो b इक्वल कितना बन जाएगा, b इक्वल बन जाएगा μ0 I/2πd। ठीक है, μ0 I/2πd। अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है वो आपको कितनी प्राप्त होगी, वो तीव्रता जो है आपको प्राप्त होगी b = μ0 I/2πd। ठीक है, तो एक तो परिमित लंबाई के तार के कारण तीव्रता थी और एक किसके कारण है, एक है अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई है, b = μ0 I/2πd। ये मान आपको प्राप्त होता है अनंत लंबाई के सीधे धारावाहिक चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, b = μ0 I/2πd। यहाँ पर एक स्पेशल केस इसका बनता है, वो ये बनता है कि यदि तार जो है वो एक लंबाई, एक तरफ से तो क्या हो, अनंत लंबाई का हो, और दूसरी तरफ जो है वो तार का अंत्य सिरा जो है वो क्या हो, बिल्कुल सामने हो, P बिंदु के बिल्कुल सामने हो। तो उस कंडीशन के अंदर देखिए क्या होगा, यानी यहाँ पर अपने क्या बनता है, एक स्पेशल केस भी बनता है। देखिए किस प्रकार से कि अपना तार जो है एक तरफ से तो क्या हो, अनंत लंबाई का हो, जैसे ये तार है, ये एक तरफ से तो क्या है, अनंत लंबाई का है, परंतु इसका एक सिरा जो है उसके बिल्कुल सामने क्या है, पॉइंट P यदि स्थित है। तो यहाँ ये जो कोण बनेगा d दूरी पर, ये तो बनेगा φ2 90 डिग्री का, और φ1 जो है वो कितने डिग्री का बन जाएगा, 0 डिग्री का बन जाएगा। तो φ1 तो कितना आ गया, 0 डिग्री, और φ2 जो है वो कितना बन जाएगा, आपका 90 डिग्री बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, आप किसे 1 ले रहे हो, किसे 2 ले रहे हो, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक तो बन गया 90 डिग्री का, एक बन गया 0 डिग्री का। b इक्वल क्या लिखा है, b इक्वल लिखा है μ0 I/4πd। ठीक है, और क्या आएगा, sin φ1 प्लस sin φ2, sin φ1 प्लस sin φ2। आपने लिखा b इक्वल μ0 I/4πd, और एक तो बन गया sin 90 और एक बन गया sin 0। sin 0 का मान कितना होता है, 0, तो ये बन गया μ0 I/4πd 1 + 0। तो b का मान क्या बनता है, b इक्वल बनता है μ0 I/4πd। ये स्पेशल केस है जब तार एक तरफ से तो अनंत लंबाई का हो और दूसरी तरफ से तार का एक अंत्य सिरा जो है वो कहाँ स्थित हो, बिल्कुल तार के सामने स्थित हो। ठीक है, तो आपके पास में यहाँ पर 3 फॉर्मूले प्राप्त हो जाते हैं। एक तो फॉर्मूला आता है आपके पास में जो परिमित लंबाई का तार है इसके कारण, एक फॉर्मूला आता है आपके पास में अनंत लंबाई के तार के कारण μ0 I/2πd। ये फर्स्ट फॉर्मूला है, ये सेकंड फॉर्मूला है, और ये आपके पास में थर्ड फॉर्मूला है। 3 फॉर्मूले जो है आपको प्राप्त हो जाते हैं। ये किसके लिए है, ये परिमित लंबाई के तार के कारण है, परिमित लंबाई, और ये जो है किसके लिए प्राप्त हुआ है आपको, अनंत लंबाई, और ये एक तरफ से अनंत और एक तरफ से अनंत
और दूसरी इसका दूसरा सिरा जो है वो कहाँ है, बिल्कुल सामने है। दूसरा सिरा दूसरे अंत्य दूसरे अंत्य सिरे के सामने बिंदु, दूसरे अंत्य सिरे के सामने। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले जो आप